बिजनेस प्लान बनाए, प्रोडक्ट प्लान बनाए, वेंडर से कनेक्ट करना है। एक्साइटिंग जर्नी है बट बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है वो सक्सेस ज़रूर मिलती है। सक्सेसफुल होंगे या दूसरी कंपनी आपको टेक ओवर कर लेगी। सारी चीज़ें आपको अपनी पिच, जो एक डिटेल्ड पिच डेक की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे जाता है। हाय फ्रेंड्स, आज हमने जिनको इनवाइट किया है, ही इज़ अ सेल्स वेटरन, बिजनेस गाय। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 1994 में। ही हैज़ मोर देन 29 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ही हैज़ वर्कड इन कंपनीज लाइक उषा, जो कंज्यूमर अप्लायंसेस बनाती है। इन्होंने स्पोर्ट्स कंपनी में काम किया है जो एडिडास है। इन्होंने गोल्फिंग इंडस्ट्री में काम किया है। इन्होंने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम किया है। ये माकाज़ाई में फाउंडिंग टीम मेंबर थे। इन्होंने फंडिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और स्केलेबिलिटी, बिजनेस मॉडल्स, तकरीबन हर चीज़ जो बिजनेस को टच करती है वहाँ तक अनुराग भटनागर ने काम किया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू अनुराग भटनागर सर। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच वरुण फॉर कॉलिंग मी ओवर एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, सो दैट अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट चैट। सो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पॉडकास्ट क्यों ज़रूरी है। अगर कोई भी सेल्स एस्पायरेंट है, कोई भी बिजनेस डेवलपर है, कोई भी अपने खुद के स्टार्टअप को ग्रो करना चाहता है, सो उसके लिए पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी अनुराग सर की लाइफ जर्नी, लाइफ लेसन्स और इनकी लर्निंग्स, जहाँ से आप लोगों को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। ये देहरादून से बिलोंग करते हैं, एविड बाइकर हैं। देहरादून में इनका अपना एक बाइकिंग ग्रुप भी है। इस एक्सपीरियंस के साथ, तो जिन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उषा के साथ स्टार्ट किया था। उषा 1994 में इंडिया की लीडिंग कंपनी थी जो कंज्यूमर अप्लायंसेस बनाती थी। वहाँ से ये लंदन गए, वहाँ से इन्होंने अपना MBA किया। सर सबसे पहला सवाल, आपने MBA लंदन से क्यों किया? जब मैंने 10 साल जॉब करी उसके बाद आई रियलाइज कि ना एक फ्रेश एनर्जी चाहिए वापस से आपको, टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको एक रिफ्रेशर कोर्स करना था मेरे को। सो एंड आई थॉट कि एक मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड एक अपना मैं MBA की डिग्री लूँ और वापस से फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में री इंट्रोड्यूस हूँ एक तरह से। तो मैंने जब अपनी रिसर्च करी तो पाया कि UK में 1 साल में MBA हो जाता है और बाकी जो कंट्रीज़ थी, तो पर्पस ये था कि शॉर्ट ड्यूरेशन में मैं MBA कर लूँ और कुछ एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाए, एक्सपीरियंस मिल जाए। तो उस पर्पस से UK से MBA किया फिर मैंने। दिस वाज 2004 एंड 5 में मैंने किया था। तो उसके बाद आपने UK में काम भी किया। जब मेरा 1 साल का MBA कंप्लीट हो गया तो आई पिक्ड अप अ जॉब देयर। आई यूज्ड टू वर्क विद कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी थी वहाँ पे, करीज के नाम से, जिसके मैं स्टोर्स में काम करता था। और साथ में लेटर ऑन आई स्टार्टेड वर्किंग विद IKEA, जो अब आज इंडिया में भी लॉन्च हो चुकी है। तो IKEA में मैंने 2005-6 में UK में काम किया था। ये बहुत सारे जो सेल्स एस्पिरेंट्स होते हैं या फिर जो अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन ख़त्म किया, उन लोगों को भी आता होगा। और मेरे भी दिल में ये सवाल है, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड सेल्स एज अ करियर प्रोफाइल? सेल्स एज अ करियर इज, एज इट साउंड्स, बहुत इजी नहीं है। इट इज़ अ टफ टास्क। आपके टारगेट्स होते हैं, मंथली टारगेट्स होते हैं, आपके ईयरली टारगेट्स होते हैं। वो प्रेशर टारगेट्स का हमेशा रहता है। बट जिन लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तरह तरह के चैनल पार्टनर से आप बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं,
इससे अच्छी लाइन नहीं है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिकॉज सेल्स लाइन अगर आपने चूज़ करी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर एक ही प्रोडक्ट बेचेंगे। अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप समझते हैं और उसको समझा के फिर आप वो बेचते हैं। तो फॉर अ पर्सनल ग्रोथ, अगर आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है और आप इतने इंक्विजिटिव हैं कि आप नए प्रोडक्ट्स को समझना चाहते हैं, नए सर्विसेज को समझना चाहते हैं, तो आई थिंक सेल्स इज़ द लाइन फॉर यू। अच्छा, तो बहुत सारे सेल्समैन हैं या बिजनेस डेवलपर्स हैं जिनको डर लगता है सेल्स से। बहुत सारे बीबीए कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, कहते हैं नहीं ये सेल्स की जॉब नहीं चाहिए, बिना टारगेट्स की जॉब चाहिए। इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें लोग? आई वुड नॉट सी दिस इज अ प्रॉब्लम। दिस इज बेसिकली हमारे एक बहुत पुरानी कहावत है कि वंस अ सेल्समैन इज ऑलवेज अ सेल्समैन। आप भले ही आपका डेजिग्नेशन चेंज होता जाए, आप डायरेक्टर बन जाएं, लेकिन वो आपके अंदर का जो सेल्समैन है वो हमेशा आपके अंदर रहता है। तो वो सेल्समैन, अगर आप वैसे बोलो कि सेल्स लाइन के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, तो आप हमेशा एक प्रोडक्ट या सर्विस को लीड करते हैं, सेल करते हैं जाके। सबसे पहली तो चीज़ है कि आपको उसको ओन करना चाहिए, कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट पूरा पता होना ज़रूरी है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो कैसे बेनिफिट करता है। मैंने सबसे पहला जब प्रोडक्ट बेचना शुरू किया था वो सीलिंग फ़ैन बेचना शुरू किया था, और आज भी लोग सीलिंग फ़ैन बेचते हैं। लेकिन क्या, ये क्वेश्चन उनसे मैं करना चाहूँगा, क्या वो सीलिंग फ़ैन खोल के पूरा डिसमेंटल करके वापस से लगा के सीलिंग पे टांग सकते हैं? लेकिन मेरे को ये सिखाया गया था, आई वेंट थ्रू दैट ट्रेनिंग कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपको कैसे आप इसको खोलोगे, मोटर को डिसमेंटल करोगे, कैसे इसको लगाओगे वापस और सीलिंग पे लगाओगे, टू अ पॉइंट कि जब आप किसी डीलर के यहाँ जाते हो और ये फ़ैन डिस्प्ले में है, तो ये डिस्प्ले ठीक लगा है, कुछ ऊपर नीचे ना हो, गंदा ना हो। सो वी यूज्ड टू कैरी अ डस्टर इन आवर ब्रीफ केस। सो जब तक वो आप उसको ओन नहीं करोगे, लाइक योर ओन बेबी, कि जब आप अपने बच्चे के लिए कैसे केयर करते हो, तो सिमिलरली जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो वो आपको ओन करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और मैं फिलहाल के लिए ये कर रहा हूँ, आगे देखेंगे। जब तक आप उस चीज़ को कर रहे हो, उसको आपको ना पकड़ना पड़ेगा, आप संभालना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा, ताकि लोग आपको उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड माने। आप कहीं जाओ बाहर तो लोगों को पता चले कि भाई आप इस चीज़ के लिए हो, और आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो ये बंदा जो आया है ये आंसर कर सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, ऊपरी तौर पे ही उस चीज़ को ओनरशिप नहीं लेते हैं, आई वुड से। बट आई थिंक द की इज़ टू लर्न इन एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड कस्टमर, अगेन जब हम जाते हैं किसी से मिलने, अब वो डीलर हो सकता है, एंड कस्टमर हो सकता है, उसको समझना कि अगर वो एक पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ रहा है मार्केट में और वो आपसे बात कर रहा है, तो अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है तो आप उसको समझा के सोल्यूशन दे सकते हैं। अगर आपका सोल्यूशन नहीं है तो भी आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप दूसरी चीज़ क्या ले सकते हैं। तो वो फेथ होना बहुत ज़रूरी है वो अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ बहुत ज़रूरी है। तो जब वो कनेक्ट होता है तो आई थिंक तब एज अ सक्सेसफुल सेल्समैन या सेल्स गाय आप माने जाते हो इंडस्ट्री में। तो ये जो ह्यूमन कनेक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी कंपनी में हो सकता है, वो आपके कस्टमर से हो सकता है, वो आपके प्रोडक्ट से हो सकता है। जब आप इन चीज़ों को कनेक्ट करके चलेंगे तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। ओके, ग्रेट। सो मुझे बताइए कि जैसे आप यूके गए, आपने एमबीए किया, वापस आए, उसके बाद आपने स्टार्ट किया एडिडास में काम करना। अब उषा में होम अप्लायंसेस थे और यहाँ पर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री थी, जहाँ पर आपको उनके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था वो देखना था। सो ये तो बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गई। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स आई उस वक्त पे? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बीडीएम्स हैं, जो बिजनेस डेवलपर्स हैं, ये अपॉर्चुनिटी, कई बार अपॉर्चुनिटी सामने आती है बट वो कहते हैं नहीं यार मेरे को तो इसी इंडस्ट्री में काम करना है, मैं इंडस्ट्री चेंज नहीं करूँगा। सो आपने उस प्रॉब्लम को उसको प्रॉब्लम की तरह देखा या अपॉर्चुनिटी की तरह? अगर अपॉर्चुनिटी की तरह देखा तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तुमने वरुण। मैंने हमेशा से
और आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वंस अ सेल्समैन इज ऑलवेज अ सेल्समैन। अब मेरे को सुई बेचनी हो या एयरक्राफ्ट बेचना हो, काम है बेचना, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं अगर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन या एक इंडस्ट्री में रहूँगा तो मेरे को पहले से पता होगा चीज़ें, और मैं जो उसी इंडस्ट्री का दूसरा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो शायद मुझे थोड़ी आसानी होगी। लेकिन क्योंकि मैं सेल्समैन हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कुछ भी बेचने की, ठीक है। तो वो मैंने हमेशा से आई ऑलवेज ट्राई टू स्विच टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, बिकॉज मैं सोचता हूँ कि आप ज़िंदगी भर सीखते हैं। तो जब आप एक नई इंडस्ट्री में जाते हैं, नए प्रोडक्ट आपको मिलते हैं जिस पे आपको काम करना होता है, आपका जो एक नॉलेज ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस प्रोडक्ट्स, वो ग्रो करता है। तो मेरी इंटेंशन हमेशा यही रही है कि मैं कुछ नया सीखूं, एज अ फंक्शन, एज अ प्रोडक्ट, बोथ। सो आपका जो जो आपका बिजनेस एक्सपर्टीज़ है, तो मेरे को लगता है शायद यही, क्योंकि आप लर्निंग करते गए, आपने एक बार ऊषा जैसी कंपनी जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनी थी, फिर आपने एडिडास में काम किया जो एथलीट्स को फोकस्ड है, देन यू, तो मुझे लगता है शायद वो एडिडास के बाद जो आप गोल्फ में आए तो उसके बाद ही आपने शायद गोल्फ लैंड कंपनी है जो ज्वाइन की। उसके बाद आप दुबई गए, दुबई में आपने एक एयरक्राफ्ट कंपनी ज्वाइन की जो स्पेयर पार्ट्स में डील करती है एयरक्राफ्ट्स के। आपने एयर शोज़ वगैरह अटेंड किए हैं दुबई में, एंड फिर आपने एक ब्रांड स्टार्ट किया माकाज़ाई के नाम से, जिसके आप फाउंडिंग टीम के मेंबर थे। सो जैसे माकाज़ाई है, सो माकाज़ाई के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। इतने सारे ब्रांड्स हमारे पास हैं, चाहे वो बियर के हों, चाहे वो विस्की के हों, रम के हों, वाइन के हों, शैम्पेन्स के बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं। उसके बाद भी आपने एक ब्रांड क्रिएट करने का करेज किया इंडिया जैसी कंट्री में, जो कि बहुत ही प्राइस सेंट्रिक कंट्री है। आपने एक ब्रांड क्रिएट किया, तो माकाज़ाई के बारे में थोड़ा बताइए कि वो उसकी क्या जर्नी है। सो माकाज़ाई मैंने और मेरे फ्रेंड ने स्टार्ट किया था, और ये कोरोना के दौरान जब सब घर पे बैठे हुए थे, तो ये मेरे फ्रेंड का आइडिया था। एंड मेरी एक्सपर्टीज़ रही है बिजनेस डेवलपमेंट की, एंड प्रोडक्ट की एक्सपर्टीज़ इस केस में मेरे फ्रेंड की थी। तो we came together and we decided that yes, we are going ahead and we want to do this. So it was a very exciting journey जिसमें हमने from scratch शुरू किया, बिजनेस प्लान बनाए, प्रोडक्ट प्लान बनाए, वेंडर से कनेक्ट करना है, सप्लाई चेन के बारे में बात करना है, वो सारी चीज़ें जो आप ज़ीरो से शुरू करते हो टिल द टाइम एक प्रोडक्ट लाइव होता है, वो एक बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, बट बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी है। बिकॉज आप एक ऐसे डोमेन में जा रहे हैं जहां आप बिलीव करके चलते हैं कि ये एक सक्सेस होगी, और लेकिन आपको काफ़ी चैलेंजेस अलग अलग स्टेप पे फेस करने पड़ते हैं, जो हमने भी करे। एंड फाइनली वी लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन जनवरी 2021। ने जब लॉन्च किया था तो हमें बहुत लोगों ने बोला कि ये आप जिस प्राइस रेंज में लॉन्च करना चाह रहे हैं ये नहीं बिकेगा प्रोडक्ट। बट आई थिंक ये बात मैं तुमको वैसे भी बोलता रहा हूँ कि जब आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होता है, लोग भले ही कॉन्फिडेंस ना दिखाएं, बिकॉज ऐसा पहले हुआ नहीं है कि ये इस तरह का प्रोडक्ट आया हो, तो उनका कॉन्फिडेंस कम होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। करेक्ट। अच्छा, सो आपने ये प्रोडक्ट बनाया, तो स्टार्टअप फाउंडर्स को मैं स्पेशली यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसा अभी अनुराग सर ने बताया, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, और अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 in a million है, यूनिक है, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, देयर विल बी पीपल जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस शो नहीं करेंगे, आपको 100 इन्वेस्टर भी मना कर देंगे। बट अगर आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है जो लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो वो एक दिन सक्सेस ज़रूर होगा। जो हमारा बिलीफ सिस्टम है वो भी अनुराग सर ने ही इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि हम आज जॉब्जी को इस स्टेज पे ले आए हैं जहाँ पे हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को केटर कर रहे हैं और लोग हमारी एप्लीकेशन यूज़ करके हायरिंग कर रहे हैं। और ये बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन है जो हम मार्केट में लेके आए। हम जॉब्जी वर्ल्ड की फर्स्ट जॉब टेक ऐप है, बाकी सारी जॉब पोर्टल सिर्फ डेटाबेस कंपनीज हैं। हम एक्चुअल जॉब
सॉल्यूशन है. सो सर, क्रेडिट गोज टू अनुराग सर. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच. बट आई थिंक कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यहाँ की पॉइंट क्या है? की पॉइंट इज टू कंटिन्यू द जर्नी, नॉट टू गिव अप. अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ. गाइडेंस ज़रूरी है, लेकिन जहाँ से आपको नेगेटिविटी मिले वहाँ से आप 2 स्टेप पीछे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपको पॉजिटिव रहना है, चलते रहना है, नॉट टू गिव अप. चैलेंजेस बहुत आएंगे, फंडिंग इश्यूज आएंगे, कंप्लाइंसेस इश्यूज आएंगे. कई बार आपको लगता है कि ये जो चीज़ कर रहे हैं ये तो मैंने पहले किया ही नहीं है, ये मेरा फोटे नहीं है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है. देयर आर पीपल हु आर रेडी टू हेल्प. you can come across so many people who will be there to help मांगिए. there are people who are there to guide you, to suggest things. but again the मुद्दा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है, बढ़ते रहना है, और सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको. सो माकाज़ाई के बाद आपने ज्वाइन किया थ्राइव एज अ की अकाउंट्स डायरेक्टर. जो थ्राइव है, पहले वो गोल्फलैंड हुआ करती थी. गोल्फलैंड में आपने पहले काम किया था और एक अच्छे लेवल पे माकाज़ाई को पहुंचाया. देन आपने दोबारा थ्राइव को ज्वाइन किया. तो दोबारा उसी इकोसिस्टम में, थ्राइव में आने के पीछे की खास वजह क्या है? जर्नली क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जर्नली लोग सेम कंपनी दोबारा ज्वाइन नहीं करते, लेकिन आपने थ्राइव दोबारा ज्वाइन कर लिया एज अ की अकाउंट्स डायरेक्टर, जो कि छोटी पोजीशन नहीं है. तो यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा ध्रुव वर्मा का. ध्रुव वर्मा से मैं 10 साल पहले मिला था जब मैं एडिडास में था. तो ध्रुव ने गोल्फलैंड तब शुरू करी थी. तो इस कंपनी को मैंने ग्रो करते हुए देखा है, फ्रॉम नोवेयर टू जहाँ आज ये पहुँचे हैं, जहाँ हम आज पहुँचे हैं. बेसिकली मुझे इस कंपनी को ज्वाइन करने में कुछ छोटा सा भी डाउट नहीं था कि जब मेरे को ध्रुव ने ऑफ़र करी ये पोजीशन, तो मुझे उसमें कुछ ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ध्रुव का विज़न क्या है, और इस विज़न को आगे बढ़ाने के लिए जो टीम क्रिएट करी जा रही है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ. तो जब आपके विज़न कॉमन होते हैं तो आप उस जर्नी का मज़ा लेते हैं. एंड आई थिंक इट्स अ टफ जर्नी, बट एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, यू शुड एंजॉय दैट जर्नी. एंड बहुत अच्छे विज़न के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. ध्रुव और जो को फाउंडर है स्वाति, उनसे बहुत ही अच्छे मेरे पुराने रिलेशन रहे हैं, और आई थिंक आप लोग उनके बारे में और डिटेल ढूंढ सकते हैं, बिकॉज बहुत ही एक इनक्रेडिबल जर्नी उन्होंने अचीव करी है. स्टार्टअप से आज इस स्टेज पे कंपनी को लेके आना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, और ये कंपनी और आगे बढ़ेगी. सो थ्राइव बेसिकली इज़ अ B2B प्लेटफॉर्म फॉर बेनिफिट्स एज अ प्रोडक्ट, एज अ सर्विस, जिसमें टेक इन्वॉल्वमेंट भी है. सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं. तो हम वो बेनिफिट एज अ पैकेज कंपनीज के लिए डिज़ाइन करते हैं, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करते हैं, और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है. तो वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ थ्राइव. सो फॉर्चुनेटली मैं ध्रुव को भी जानता हूँ और स्वाति को भी. सो ध्रुव इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी विजनरी एंटरप्रेन्योर. सो ही इज़ द ओनली एंटरप्रेन्योर जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद 5-6 कंपनी वो अब तक एक्वायर कर चुके हैं, विच इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर. एक्वायरिंग अ कंपनी इज अनदर गेम. ऑन द अदर हैंड, स्वाति इज़ वेरी कूल, काम पर्सनैलिटी. she thinks a lot before taking the next step. एंड उनका जो भी स्टेप होता है बहुत रोबस्ट होता है. सो इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू बोथ एनी ऑफ देम, knowing them, and even talking about them. Yes, for sure. Coming back to the entrepreneurship, स्टार्टअप जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमें जो देख रहे होंगे वो लोग स्टार्टअप फाउंडर्स होंगे या BDMs होंगे या बनना चाहते होंगे. सो हम सबसे पहले बात करते हैं आइडिएशन स्टेज की. कोई अगर स्टार्टअप वर्ल्ड में आना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, कैसे वो आइडिया ढूंढे? आई थिंक ये एक सवाल है जो बहुत लोगों के दिमाग में आता है जब आप कुछ शुरू करना चाहते हैं. यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर,
जर्नी में आप जंप करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं आपके दिमाग में कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में जा सकता हूँ, मैं सर्विसेज सेक्टर में जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट की यहाँ पे स्टार्टअप में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं वो किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक मिसिंग एस्पेक्ट को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आप वही चीज़ लॉन्च करना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, वही सॉल्यूशन दे रहे हैं जो पहले दूसरे लोग कर रहे हैं, देर सवेर वो या तो आप सक्सेसफुल होंगे या दूसरी कंपनी आपको टेक ओवर कर लेगी, बिकॉज आप सेम चीज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आई थिंक बहुत सारे स्पीकर्स ने ये पहले बोला हुआ है कि इज़ योर आइडिया, इज़ योर कॉन्सेप्ट सॉल्विंग अ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड देन सीइंग के मेरा ऑडियंस कौन है। अगर आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, पहले प्रॉब्लम ढूंढी फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा, so there is a fair chance कि आपका वो बिजनेस, आपका वो स्टार्टअप सक्सेस हो सकता है। जब आपने वो प्रोडक्ट ढूंढ लिया फिर आप उसको जब आपने डिज़ाइन स्टेज में लेके गए, आपने उसको डेवलप किया, तब आप ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं कि आपको कोई बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा कि मैं ये जो क्रिएट कर रहा हूँ ये मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है। मैं एक रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ तो मैं जिस तरह का मेन्यू बना रहा हूँ उसमें ये किसको पसंद आएगा, और जिसको पसंद आएगा क्या वो मेरा कस्टमर यहाँ तक आएगा। या मैं एक ऐप बना रहा हूँ तो जिसके लिए मैं ये ऐप बना रहा हूँ वो जो सोल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं वो उन तक मैं पहुँचा पाऊँगा या नहीं पहुँचा पाऊँगा। वो फिर बाकी का सारा आपका बिजनेस प्लान वहाँ से बनता है। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, आपके मार्केटिंग बजट्स बनते हैं, आपका बिजनेस मॉडल बनता है, आपके अगले साल 2 साल 3 साल का आपका बिजनेस सेल्स जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो सारा आता है। बट इसका स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि आर वी डिज़ाइनिंग समथिंग, आर वी क्रिएटिंग समथिंग विच विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो अगर वो है तो देर इज़ अ फेयर चांस कि आपका जो आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है, स्टार्टअप प्रोडक्ट है, वो सक्सेस देखेगा। वैलिडेट कैसे करें आइडिया? देखो किसी भी अगेन मार्केटिंग में या सेल्स में या बिजनेस डेवलपमेंट में आपके पास जो प्रोडक्ट है वो किसी एक नीड को केटर करने के लिए ही क्रिएट किया गया है। वो नीड या वो जो गैप है उसको आपको टेस्टिंग, सो ये जब आपने क्रिएट किया है इससे एक पहले का स्टेप ये होता है आप रिसर्च करते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में। उसी के बेस पे आप इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यहाँ मेरे को गैप है। जब आप उसको क्रिएट कर रहे हैं, जब आप फुल कमर्शियल डेवलपमेंट में जाने से पहले आप उसकी टेस्टिंग फेज़ होती है कि आप लोगों के पास जाते हैं, आप उनको वो चीज़ का एक्सपीरियंस कराते हैं कि ये हमने प्रोडक्ट बनाया है, हमें आपका फीडबैक चाहिए, आप इसका हमें एक जेन्युइन जो आपका एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ को, प्रोडक्ट को, सर्विस को एक्सपीरियंस करने का, तो वहाँ से आपको वैलिडेशन मिलता है। और शुरू में जब अब मैं जैसे आपके जॉब्स ही है, सो आज जब प्रोडक्ट तैयार है तो हम इस स्टेज में हैं जब हम जाके लोगों को बोल सकते हैं कि भाई हमारी एप्लीकेशन तैयार है, आप इसको ट्राई करिए। वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी, बट एक उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट फीचर्स बनाए हैं आप उसको एक्सपीरियंस करिए और उसको चीज़ को अगर अप्रिशिएट कर सकते हैं तो करिए, बिकॉज वी आर फाइंडिंग अ सोल्यूशन एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये आपको हेल्प करेगा। और जिसके लिए बनाया है उनको कनेक्ट करके आपको उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हर स्टार्टअप की समस्या है वो है फंडिंग। बिकॉज ये जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पहले कहीं जॉब की होती है, जॉब के बाद ये स्टार्टअप फाउंडर बनते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। सो कैसे वो अपनी फंडिंग का जुगाड़ करें जिससे कि उनकी जो आगे आने जो उनकी सीरीज हैं वो सॉर्ट हो जाए। तो थोड़ा फंडिंग के बारे में बताइए। फंडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का, सो मैं उसको कंसाइज करके बताना चाहूँगा। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। या तो आप अपना फंड लगाते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है कि आप कितना लगा सकते हैं। बट फंडिंग रेज करने के लिए सबसे पहले एक आपकी पिच डेक बनाई जाती है, जो कि आप
आपका बिजनेस प्लान बनता है, उसके बेस पे आप पिच डेक बनाते हैं कि मैं पिच बेसिकली आप अपने कंपनी का प्रोडक्ट का प्रोफाइल बनाते हैं, फाउंडर्स जो हैं उनका प्रोफाइल बनता है और उसका आपका बिजनेस प्लान के स्निपेट्स होते हैं उसमें कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इस कंपनी को आप कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, मे बी 5 साल में। फंडिंग क्या है? फंडिंग बेसिकली जो भी इन्वेस्टर है वो फंडिंग में इसलिए पार्टिसिपेट करता है कि वो एक अपॉर्चुनिटी देखता है कि उसने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसका 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स उसको रिटर्न मिलेगा एट अ लेटर स्टेज। वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसके सामने एक अच्छी पिच डेक जिसमें वो सारी चीज़ों के आंसर्स होते हैं जो आप कवर करते हैं, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट फीचर्स, सप्लाई चेन साइड, फाइनेंशियल्स, बिजनेस प्लानिंग, ये सारी चीज़ें पिच डेक में जाती हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ ये है कि क्या स्टार्टिंग से ही एंजल इन्वेस्टर्स को चेज करना शुरू करना चाहिए या उनको पिच डेक सेंड करना शुरू करना चाहिए, या फिर ये मतलब क्या इसका तरीका क्या है? सो आई थिंक अगर हम स्टार्टअप की बात करें और छोटे स्टार्टअप्स की बात करते हैं, उसमें जनरली जब आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर लिया, अगर को फाउंडर है तो 2 लोगों ने पैसा डाल के काम शुरू किया, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, जनरली एक फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड भी रेज किया जाता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड में वो आपके लोग, आपके फैमिली के लोग, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड्स, जो आपको उनको भी पिच करना पड़ेगा, आपको उनको भी समझाना पड़ेगा कि आपने क्या क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक आप में जो कॉन्फिडेंस है उनका, ये दोनों चीज़ें, इस कॉन्फिडेंस से लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड रेज करते हैं, विच इज़ जनरली एट अ प्रेफरेंशियल रेट, बट पहला राउंड फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड ही किया जाता है किसी भी उस स्टार्टअप में। हमने भी किया था और तो बेसिकली आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर होल्डर बना रहे हैं एज अ फर्स्ट स्टेप। जब आप फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो बिफोर गोइंग टू अ वीसी राउंड, जो कि बहुत लेटर स्टेज में आता है, उससे पहले एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। दीज आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि they invest into different startups and businesses but on a individual basis, तो उनको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। ये एंजल इन्वेस्टर्स जनरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है उनका कि कुछ एंजल इन्वेस्टर होंगे जो टेक कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, कुछ एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में करते हैं, या कुछ अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज में लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो अच्छा बिजनेस प्रपोजल आया तो सब में भी करते होंगे, बट तो राइट एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करना भी अपने आप में चैलेंज हो जाता है, बिकॉज कई बार आपने पिच डेक शेयर करी, सब कुछ किया, उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं मैं इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो वो भी कभी कभी एक चैलेंज होता है। जो आपके शुरू के 2-3 राउंड्स होते हैं वो एंजल इन्वेस्टर से ही होते हैं। अगर एक एंजल इन्वेस्टर को ये लगता है कि इट्स अ गुड प्रपोजिशन, वो अपने नेटवर्क में भी बाकी जो उनके फ्रेंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको बताते हैं और वो भी आके इन्वेस्ट करते हैं। फिर 2-3 राउंड ऑफ जब एंजल इन्वेस्टर्स हो जाते हैं उसके बाद एक स्टेज आती है जब आप ग्रो कर जाते हैं, आपके पास फंड्स होते हैं, आपकी सेल्स होने लगती है और एक प्रॉपर वैलिडेशन हो जाता है, आपकी वैल्यूएशन एक बढ़ जाती है ओवर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन फिर वीसी राउंड होता है। सो इट्स ए स्टेज्ड प्रोसेस, बट टू स्टार्ट विद आई थिंक आप अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट के बाद सीधे फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करके फिर आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकते हैं। सो जैसा कि आपने बताया कि एंजल राउंड होता है एंड देन उसके बाद फिर हमारा वीसी राउंड होता है। सो पिच डेक हर किसी की रिक्वायरमेंट है, हर किसी को पिच डेक चाहिए। सो मुझे ये बताइए कि पिच डेक सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है? अच्छा, मुझको ये बात पता है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि, और इन्वेस्टर्स अगर देख रहे हैं तो हमारा पिच डेक रेडी।
सो मुझे बताइए कि अगर जो जैसे आपने बताया कि भाई पिच डेक चाहिए, तो जो भी पिच डेक होता है तो क्या वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर फाउंडर्स के बारे में लिखा है, कंपनी के बारे में लिखा है, मिशन लिखा है, विजन लिखा है, थोड़े से फाइनेंशियल्स लिखे हैं, या पिच डेक के भी टाइप्स होते हैं? आई वुड से पिच डेक जनरली जो होता है वो 2 स्टेज में होता है। एक पिच डेक होता है जब आप इनिशियली भेजते हैं किसी को कंपनी की थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देना कि आपका विजन क्या है। अगर किसी को इंटरेस्ट, किसी इन्वेस्टर को इंटरेस्ट है आपके उस प्रोडक्ट में और आपके विजन में, और वो कहता है कि हाँ मैं आई एम इंटरेस्टेड, आप मेरे को इसके फाइनेंशियल शेयर करो, तो फिर एक डिटेल्ड पिच डेक जाती है जिसमें आप फाइनेंशियल प्लानिंग भी अपनी शेयर करते हैं, जिसमें आप अपना आस्क डिस्क्लोज करते हैं कि मैं अगले 3 साल में या 5 साल में मैं अब ये सोचता हूँ कि मेरी कंपनी का सेल्स टर्नओवर इतना हो जाएगा, मैं इतना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा पहले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। आप वो सारे प्रोजेक्शंस वहाँ पे डालते हैं। फिर आप का जो आस्क है कि आप कितना मनी रेज करना चाहते हैं और वो मनी कहाँ कहाँ यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आपको अपनी पिच जो एक डिटेल्ड पिच डेक की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जाता है, और जिसके बेस पे ये इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और डीप भी सामने आता है, एंड देन ऑब्वियसली दे कम बैक टू यू कि हमें और अगर क्वेश्चंस हैं तो वहाँ ये स्टेज बहुत ज़रूरी है। आपने एक इनिशियल टॉक के थ्रू या इनिशियल इंटरेस्ट के थ्रू आपने एक पिच डेक भेजी जिसमें आपने फाइनेंशियल्स नहीं है, आपने प्रोडक्ट, कंपनी, फाउंडर के बारे में बताया। फिर अगर वो इंटरेस्ट है तो एक सेकंड पिच जाएगी विच विल बी अ डिटेल्ड पिच डेक, और उसके अंदर ये सारे फाइनेंशियल्स और आस्क जो आपका है वो आप देते हैं। सो बहुत सारे जो जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं वो फ्री उसमें चलते हैं कि हम आप सर्विस आपको फ्री दे देंगे, और जो इन्वेस्टर हैं वो विजन देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा ठीक है इतना ट्रैक्शन मिलेगा, इतना तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी। आप किस स्ट्रीम को चूज करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं जहां पर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है? विच वन यू चूज? सी आई थिंक इससे अच्छी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती कि कोई कंपनी फॉर्म हो और पहले दिन से प्रॉफिट देने लगे। मैंने नहीं सुनी ऐसी कोई कंपनी। स्टार्टअप एनवायरनमेंट में ये बहुत नॉर्मल टॉक्स हैं, एंड आई थिंक आज जो हमें कुछ अगर फाउंडर सुन रहे हैं तो ये बहुत नॉर्मल है कि पहले आप 1 साल अगर प्रॉफिट नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, इट इज़ नॉर्मल, बिकॉज ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी मैन पावर इन्वेस्टमेंट है, आपकी एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट है कि आप ऑफिस ले रहे हैं, आप ऑफिस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी सेल बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो ये कंपनी की वैल्यूएशन डिपेंड करती है कि आप कितना सेल्स कर रहे हैं, 1 साल में कितना करेंगे, 2 साल में करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट द ओनली फैक्टर फॉर अ गुड वैल्यूएशन। वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि आपका विजन और आपका बिजनेस प्लान कैसा है, कि आप अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल में इस कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। फिर वो रिव्यू होता रहता है हर 6 महीने, 1 साल में, जब आप अगला राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रेज करते हैं। तो आपने जो सेल करी है उसके कंपैरिजन में जो आपने पहले बिजनेस प्लान बनाया था, अगर आप उसको अमेंड करना चाहते हैं तो वैल्यूएशन अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। प्री मनी, पोस्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लंबे कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी शायद डिटेल में नहीं बात कर सकते, बट जैसे ही आपकी सेल शुरू हो जाती है तो आपकी वैल्यूएशन अलग होती है। अगर आपने सेल शुरू नहीं करी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टेज में है, तो वैल्यूएशन कम होती है, आपको ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करनी होती है। जब आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है तो इक्विटी थोड़ी सी कम हो जाती है और वहाँ उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। इनिशियली अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है और वो एंजल इन्वेस्टमेंट उठाना चाहता है, एक एवरेज नंबर इक्विटी का जो जो नॉर्मल आपने देखा हो कि इतना तो डाइल्यूट हो जाता है, इसका कोई फॉर्मूला या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हैविंग गॉन थ्रू दैट प्रोसेस अर्लियर, पहला जो राउंड होता है जनरली 15 से 20% का एवरेज डाइल्यूशन
होता है, बिकॉज अगेन आपकी वैल्यूएशन कम है, आपको फंड रेज करना है। तो एज ए सेड, इसका कोई फॉर्मूला या कोई वो नहीं है कि आप इतना ही होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज आई वुड से इफ समबडी आस्क मी कि पहले राउंड में आपको कितना डाइल्यूशन रखना है, तो 15 से 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो जैसे जॉब्जी एक टेक कंपनी है, सो नॉर्मली जो हम सुनते आते थे कि भाई टेक कंपनी की वैल्यूएशन रेवेन्यू इंटू 10 है। सो अभी भी वही है, या जो शार्क टैंक इंडिया के बाद हमने सुना है कि टेक कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो रेवेन्यू इंटू 20 है? व्हाट डू यू सपोर्ट? सो आई मीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वैसे तो वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उनके अलग फॉर्मूलाज होते हैं, बट ओवरऑल बेसिस पे, मतलब अगर कोई रैंडमली मुझसे पूछे कि टेक कंपनीज का क्या है, तो येस, इन द मार्केट दैट इज समथिंग विच आई हैव ऑल्सो हर्ड कि टेक कंपनीज का जनरली इनटू मल्टीपल ऑफ 20 लिया जाता है। बट सब कुछ डिपेंड करता है कि जब आप और इन्वेस्टर बात कर रहे हैं तो ये नेगोशिएशंस होते हैं, और आप अपनी वैल्यूएशन 10 टाइम लेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो कहेगा नहीं जी, मेरे हिसाब से तो आपकी इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 होना चाहिए। उसके बेस पे तभी वो इक्विटी परसेंटेज बढ़ जाता है। क्योंकि जॉब्जी जैसा एक टेक प्रोडक्ट जिसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिट्स नहीं है, और जो बहुत तेज़ी से स्केल हो सकता है, क्योंकि हमारी ज़रूरत हर एचआर को है। ऐसा कोई एचआर नहीं है किसी भी फील्ड में जिसको जॉब्जी जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हम उनका काम 3 दिन की बजाय हम सेम डे सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ लोगों का तो हमने 3 घंटे में भी हायरिंग करवाई है। सो ऐसे प्रोडक्ट की जब वैल्यूएशन की बात आएगी तो वहाँ पर हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा क्या वैल्यूएशन, कितना परसेंटेज और कितना इनटू कितने से करना है, कितने एक्स उसको लेके जाना है। सो इस बात का हम ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब वैल्यूएशन और ये सब चीज़ें होती हैं, बिकॉज बहुत कुछ पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है। आप अपने आइडिया, बिजनेस आइडिया को पिच डेक बहुत जगह शेयर करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये सारे स्टार्टअप एनवायरनमेंट में जितने लोग हैं उनको बोलना चाहूँगा, ये आपका एक आइडिया है जो आप शेयर कर रहे हैं, और ये आइडिया एक हाथ से दूसरे हाथ में शेयर होने के चांसेस होते हैं। तो एक एनडीए साइन कराना मत भूलिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनडीए होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, विच इज़ अ लीगल एग्रीमेंट विच यू साइन, कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उसको आगे पास ऑन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने कर दी तो मैं लीगली बाउंड हूँ। अगर वो अगर किसी और ने वो आइडिएशन कर लिया कि मेरा आइडिया लेके किसी ने दूसरी चीज़ सेम वैसी ही बना दी, तो मैं आपको लीगली बाउंड कर सकता हूँ उस बारे में। सो जब भी ये पिच डेक या ये आइडिया ये प्रेजेंट किया जाता है, हम आउट ऑफ डेस्परेशन ना ये चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप अब जब भी पिच डेक शेयर करें, कोशिश करिए कि एनडीए साइन करके ही करें, या जब भी कोई फाइनेंशियल डेटा शेयर करें, आप अपनी मार्केटिंग कंपनी से भी जब भी ये चीज़ें शेयर करें, तो एनडीए साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लायंसेस का, यस, एनडीए साइन करवाना। अच्छा, सो जैसे आप कंसल्टेंट हैं, मेंटर रह चुके हैं कई सारे स्टार्टअप्स के, कई कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं कि हमारे जो सेल्स टीम है उसको आप आइए और थोड़ा सा 1 या 2 दिन की वर्कशॉप ले लीजिए। जनरली लिंक्डइन में आपको कितने मैसेजेस आ जाते होंगे ऑन एन एवरेज इन अ वीक टू सीक मेंटरशिप एंड गाइडेंस फ्रॉम स्टार्टअप फाउंडर्स एंड कंपनीज? नंबर्स तो नहीं शेयर करूंगा, बट हाँ, सी इन माय प्रोफेशनल जर्नी मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ, और उनके थ्रू उनके आगे काफ़ी लोगों से मिला हूँ जो आज भी काफ़ी लोग टच में हैं। सो जो यंग जनरेशन जिनके साथ हमने काम किया, बहुत आज एंटरप्रेन्योर जर्नी में वेंचर कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं कि सर हमने ये चीज़ बनाई है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या हमें पिच डेक बनानी है उसका। तो मैं नंबर शेयर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ऑन अ रेगुलर बेसिस आई कीप ऑन डूइंग दैट, आई कीप ऑन हेल्पिंग पीपल ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। कोई उनका क्लैरिफिकेशंस हैं, कोई किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन है, तो मेरा यही मानना है कि आप अपनी नॉलेज
शेयर करते हैं तो वो और बढ़ती ही है. So on that basis, I think I'm very open for discussions on any of these points which I've experienced. ग्रेट सर, थैंक यू सो मच. क्योंकि जब हमको मेंटरशिप चाहिए थी तो मेरे माइंड में जब हम आया कि भाई हमको ठीक है हम टेक बना देंगे, क्योंकि हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो टेक रिलेटेड है, हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे, बिजनेस मॉडल क्या होगा. तो वहाँ पर हमने बहुत बार अनुराग सर से बात की. अनुराग सर ये बताइए कि जैसे आपने इतना वक्त बिताया बिजनेस डेवलपमेंट में, आपने स्केल की हैं कई कंपनीज, आपने उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी संभाला है. जब आपने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे यूट्यूब नहीं था, 1994 Yeah. तब यूट्यूब नहीं था, लिंक्डइन नहीं था, ईमेल्स करते थे, लोगों के नाम पता नहीं होते थे, ग्राउंड वर्क बहुत ज़्यादा होता था. आज जब आप देखते हैं तो आज के जो मीडियम्स हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? I think सजेशन जो कोर है इस पर्टिकुलर लाइन में, बिजनेस डेवलपमेंट या सेल्स में, वो I think core remains same. You have to understand your product so deeply that nobody else can challenge you कि आपके प्रोडक्ट फीचर्स क्या हैं. आज जिस दौर में हम हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो इतना फास्ट है कि पहले तो हम लोगों को कंपटीशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए ग्राउंड पे जाके बातें करके लेना पड़ता था. आज सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है. मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, उनके प्रोडक्ट्स कौन से आ रहे हैं, उन मार्केट का क्या सिनेरियो चल रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. एंड इट इज़ अप टू अस कि हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें फॉर एनीथिंग. सो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के मास्टर बन सकते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना इम्बाइब करना चाहते हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं. सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो ओनर्स है वो भी हमारे ऊपर ही है कि हम उसको कितना लेना चाहते हैं, कितना कर सकते हैं. जो ज़्यादा करेगा वो ज़्यादा एक्सेल करेगा उस लाइन में. सो टेक्नोलॉजी प्लेज अ बिग पार्ट. एंड आई थिंक आज के टाइम में हम लोग इतने लकी हैं कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ मिल जाते हैं. प्रोडक्ट आप किसी भी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आप उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं खरीदने से पहले ऐसा कुछ नहीं होता था. लेकिन आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है. सो टेक्नोलॉजी को यूज़ करिए, अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाइए, कंपटीशन इंफॉर्मेशन लीजिए, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन लीजिए, गवर्नमेंट से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो सब लीजिए. जैसे स्टार्टअप में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अभी बात करते करते याद आया है. आज इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं. उनके बारे में पढ़िए. बहुत आपको इजी लोन्स अवेलेबल हैं, आपको फंडिंग्स अवेलेबल हैं, आपको बहुत सारी रेगुलेशंस में रिबेट्स मिलती हैं. सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स में अवेलेबल है. आप जिस लाइन में जाना चाह रहे हैं, फार्मिंग में जाना चाहते हैं तो अलग आपको हेल्प मिलती है, आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं आपको अलग तरह की बेनिफिट्स मिलते हैं, आप सॉफ्टवेयर कंपनी खोल रहे हैं आपको अलग तरह की बेनिफिट मिलती है. स्टार्टअप इंडिया में आपको रजिस्टर करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दीज रिबेट्स. तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए, इस पूरे प्रोसेस की समझ लेके आई थिंक इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं. सो ये तो हमने बात की BDMs की. अब क्योंकि आप स्टार्टअप इको सिस्टम से भी आते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं वो स्टार्टअप को शुरू करना, उसको स्केल करना, उसको स्टेबल बनाना, कंप्लायंसेस, फंड रेजिंग, पिच डेक्स, आप सब समझते हैं. जाने से पहले, और ये आखिरी सवाल, जाने से पहले स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस है जो आपने नोटिस की हो कि यार यहाँ ये लैक कर जाते हैं, अगर यहाँ ना करें तो ये भी उस यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो सकते हैं? आई थिंक मेरी एडवाइस क्या, एक्सपीरियंस ही बोलूँगा. बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स दे स्टार्ट विद लॉट ऑफ एनर्जी, ग्रेट आइडियाज़, बट वो खुद अपना ही कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, देन दे गिव अप. द की इज़ नॉट टू गिव अप. ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एक स्टेज आती है जब आपको लगता है कि फंडिंग नहीं है हमारे पास, ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया था, जिस कॉन्सेप्ट पे बनाया था, वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है. आप उसको ट्वीकिंग कर सकते हैं, बट यू हैव टू हसल एंड यू हैव टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड. अगर आपका कॉन्सेप्ट और आइडिएशन सही था, आप सक्सेस मिलेगी. वो हो सकता है देर से मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर. तो माय
कि एंड आई कैन गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स, मेरे नोन सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्टेज पे आ गए थे कि जिन्होंने कहा नहीं अब नहीं होगा यार, ये तो बंद करना पड़ेगा, बट with certain tweaking, certain ideation, certain inflow of funds also, it helps, और वो आज सक्सेसफुल हैं. सो कोर इज नॉट टू गिव अप एंड सीक हेल्प. आई थिंक बहुत सारे लोग आपस में बात करते रहते हैं, हेल्प नहीं मांगते हैं. आज अगेन with technology we can connect somebody in India, we can connect with somebody in US also or in any other market. With internet being there, world is a very small place. हम किसी से भी information और help मांग सकते हैं. It is available. Don't give up. Look around. Ask for help and move forward. Keep on walking. You will get success. Perfect. With this note, I would like to say thank you. आप हमारे शो में आए, आपने बात की. मुझे यकीन है इस बात पे कि बहुत सारे जो BDMs हैं, बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनको एक उम्मीद की किरण दिखी होगी. उनको लगा होगा कि हम सेल्स करके भी, हम बिजनेस डेवलपर बन के भी एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं. हम स्टार्टअप को स्टार्ट करके हम एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकते हैं और हम इन्वेस्टमेंट भी रेज कर सकते हैं. द की इज़ नॉट टू गिव अप. With this note, I would like to say thank you for watching our show. जो भी आपके कमेंट्स हैं वो प्लीज़ सेक्शन में लिखिए ताकि मैं अगली बार अनुराग सर को दोबारा इनवाइट कर सकूं. अगर कोई टॉपिक रह गया तो हम उस बारे में दोबारा बात करें और आपके सवालों के जवाब दें. अगर कोई भी अनुराग सर को रीच करना चाहता है तो मैं इनकी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ईमेल कर सकते हैं. लिंक्डइन पर भी अनुराग सर अवेलेबल है. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you for your time, Varun. Thank you.